राइट, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी विद अ गेस्ट ऑन सेट। सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी डॉक्टर अजमल काज़मी से, जो कि हेड ऑफ रिहैबिलिटेशन सर्विसेज एट कारवान हयात हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक। और फिर मैं आपको मिलवाना चाहूँगी मोहम्मद सलीम से, जो कि चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट कारवान हयात हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? एंड गाइस, मुझे अभी पता चला कि ये मेरे बचपन के दोस्त के डैड हैं और मुझे अभी रिसेंटली मिले, और बहुत अच्छा लगता है जब आप एकदम से मिलते हैं और पता चलता है कि लोगों ने कितने चेंजेस अपनी ज़िंदगी में कर लिए। एंड इट्स नाइस टू सी कि कारवान हयात जैसा एक इंस्टीट्यूशन है टू टेक केयर ऑफ सच नीड्स। अब इसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है डॉक्टर अजमल, KEH जो है वो ऑपरेट कर रहा है पिछले 40 साल से, राइट? और ये जो है मेंटल हेल्थ को टारगेट करता है, तो आप किस तरीके से हमें इनकी सर्विसेज के बारे में और बता सकते हैं? असल में साइकेट्रिक इश्यूज जो हैं वो तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं जी। कारवान हयात को अबाउट 40 इयर्स बैक उसको बनाया गया था जी। और उसके अंदर काफ़ी लोग मशहूर लोग थे, उनमें डॉक्टर जफ़र कुरैशी थे साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने फिर, और ज़की हसन साहब भी थे, और बेगम राना लियाकत अली ख़ान थी, और उसके बाद बहुत से इम्पोर्टेंट उस वक्त के जो थिंकर्स थे वो सब ने मिल के ये पूरा एक इंस्टीट्यूट बनाया। उस वक्त जब बनाया तो उसी वक्त उनके जहन में था कि साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन पे काम होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड पाकिस्तान में टोटली निगलेक्टेड है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद जब ये सेंटर बना तो 20 साल तक तो ये एक ही OPD में चलता रहा। अच्छा। उसके बाद फिर नया बोर्ड आया, उसमें लोग जमा हुए, उसमें मैं भी शामिल था, सलीम साहब भी शामिल थे जी। तो उस वक्त फिर ये इस सेंटर को हमने कहा कि बड़ा सेंटर बनाए, यहाँ के जो हमारे मैनिफेस्टो में ये था कि बड़ा सेंटर होना चाहिए। तो हमने फिर ये किमाड़ी में हमको KPT से जगह मिली, और यहाँ पर हम लोगों ने 100 बेडेड साइकेट्रिक हॉस्पिटल शुरू किया। और उसके साथ मेल वार्ड अलग, फीमेल वार्ड अलग, और साइकेट्रिक रिहेबिलिटेशन सर्विसेज को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया। अमेजिंग। और उसके साथ तो ये है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का डिपार्टमेंट बनाया और स्टाफ को ट्रेन किया। आप इससे अंदाज़ा ला सकती हैं कि जो पहला दिन था हमारा जी कारवान हयात में, जो मुझे अच्छी तरह से याद है, वो 8 फरवरी 2004। अच्छा। और उस वक्त हमने 7 लोग एम्प्लॉयज़ किए थे। अच्छा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बढ़ते मोर देन 150 लोग एम्प्लॉय हो गए माशाल्लाह। तो यहाँ तो इट्स ग्रोन अ लॉट। इट हैज़ ग्रोन अ लॉट, एंड इनफैक्ट मैं काफ़ी अच्छी तारीफ़ें भी सुन चुकी हूँ कारवान हयात की। लाइक आई वाज मेंशनिंग एज वेल, आई नो 2 पीपल हु वर ऑलरेडी बीइंग ट्रीटेड ओवर देयर। अच्छा, तो सलीम अंकल, अब आपसे एक सवाल पूछते हैं। आपको आई थिंक मैं अंकल तो बोल ही सकती हूँ बचपन से लेके अभी तक, व्हाई नॉट? अच्छा, आई थिंक ये जो सर्विसेज हैं कारवान हयात की, ये क्लिनिकल केयर भी मिलवाती है, रिहैबिलिटेशन भी मिलवाता है, और फिर एक कम्युनिटी आउटरीच भी है। सो हाउ इज़ इट कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, और हाउ इज़ इट कि वी मेक श्योर कि एफिशिएंटली सिस्टम चल रहा है? बिल्कुल। तो हमारा यही है, जैसे हमने देखा होगा कि हम कह रहे हैं कि गुड हेल्थ बिगिंस विद मेंटल हेल्थ, यानी अच्छी सेहत की शुरुआत ज़हनी सेहत से है। तो उस मिशन को आगे लेते हुए हमें ये देखना है कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो जो किमाड़ी का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, वहाँ 100 बेड हैं, 70 मर्दों के लिए हैं और 30 मखसूस हैं लेडीज पेशेंट के लिए, फीमेल वार्ड। तो एंड आई बिलीव आपके फीमेल में भी ऑप्शंस हैं, एक हाई रेंज है, so that everybody can get help, right? नहीं, उसमें 96% जो हमारे मरीज हैं वो तो चैरिटी के अंडर आते हैं, जो हैं दूसरे 4% आते हैं। यस, दे हैव द चॉइस कि वो प्राइवेट सर्विस पे, और चूंकि हमारी सर्विसेज ऐसी हैं कि वी अट्रैक्ट लॉट ऑफ प्राइवेट पेशेंट्स आल्सो, और उनसे जो रेवेन्यू स्ट्रीम आती है वो दैट इज स्पेंट ऑन दी चैरिटी पेशेंट्स। तो इधर हम करते हैं OPD एंड IPD फॉर दी 100 बेड्स, जिसमें रिहैबिलिटेशन भी है और डे केयर भी है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट मोर देन दैट वी हैव 22 कैंप्स, 22 कैंप्स जो कराची के इर्द नवा में हैं, घाघर फाटक से लेके कुरंगी क्रीक तक, जहां हम कम्युनिटी के पेशेंट्स आते हैं। चूँकि उनको किमाड़ी आना इज़ नॉट अफोर्डेबल इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, तो हम वहाँ पहुँचते हैं। तो हमारी कम्युनिटी टीम वहाँ जाके बिल्कुल वहाँ का सर्वे करके उनको वी गो टू वेयर द पेशेंट्स आर। तो दैट इज द ब्रेक। अब जो पेशेंट फुटफॉल है वो इट हैज गॉन अप टू 2,40,000। ओह वाओ।
35% year-on-year increase. हम डिस्कस कर रहे हैं कारवाने हयात और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जो है वो आइसोलेटेड इंटरवेंशन से किस तरह बेहतर होता है, और डॉक्टर अजमल हमें इस बारे में बताएं। देखिए, पुराने ज़माने में इसकी तो एक्चुअली साइकेट्रिक की जो ट्रीटमेंट के जो तरीक़ेकार हैं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जो है एक्चुअली साइकेट्री की जो है वो आयरलैंड में हुई थी। अच्छा। ना, और वो 1980s में, लेट 80s में और अर्ली 90s में थी। तो मैंने तो उसमें पूरी हिस्ट्री पढ़ना पड़ती है आपको साइकेट्री। तो ये ग्रोथ है। अब ये जो आइसोलेटेड ट्रीटमेंट होता है ना, वो इट इज़ नेवर इफेक्टिव जी। उसकी वजह ये होती है इफ़ेक्टिव ना होने की, क्योंकि आप फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते और दूसरे लोगों को नहीं बता रहे होते, और उसके अंदर पेशेंट को फॉलोअप सही नहीं हो रहा होता। वो एक क्लिनिक की तरह सी चीज़ हो जाती है कि पेशेंट आया, आपने देखा, दवा लिखी और वो चला गया। अब वो साइकेट्रिक पेशेंट का सबसे बड़ा इशू जो होता है वो ड्रग कंप्लायंस का होता है। अब इंटीग्रेटेड जो सर्विसेज होती है ना, उसमें आप हर एरिया को कवर करते हैं। आपकी टीम बहुत बड़ी होती है। उसमें आपके पास साइकोलॉजिस्ट भी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होता है, सोशल वर्कर भी होता है, और दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स जो हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। जैसे ड्रग अब्यूज़ है जी, ड्रग अब्यूज़ का इतना जिक्र है और ये चल रहा है। अब ड्रग अब्यूज़, प्योर ड्रग अब्यूज़ भी हो सकता है, और एक ड्रग अब्यूज़ जो है वो साइकेट्रिक इलनेस की वजह से ड्रग अब्यूज़ हो गया है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अब एक पेशेंट मेजर साइकेट्रिक इलनेस से है और साथ में उसको चस्बी पीता है, और एक जो है ना प्योरली हीरोइन एडिक्ट है और उसको कुछ नहीं बेचा, उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अब दोनों बहुत डिफरेंट हो गए ना। अब इनका मैनेजमेंट प्लान बिल्कुल डिफरेंट होगा। आइसोलेटेड सर्विसेज के अंदर आप डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते। इक्विपमेंट्स मीन्स आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होता। इंटीग्रेटेड सर्विस के अंदर ये होता है कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और आप चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। फिर एक और चीज़ है, कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं आउटरीच क्लिनिक्स, जो हमने शुरू की हुई हैं। ये पूरी दुनिया में हर जगह हो रही हैं। उसमें हॉस्पिटल एडमिशन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप पेशेंट को एट देयर होम जाके अर्ली डायग्नोज करके अर्ली ट्रीट कर देते हैं। तो डॉक्टर अजमल, क्या इसमें बहुत सीवियर केसेस होते हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कि अगर सीजर्स हो रहे हैं तो तब आप जाएंगे, या हम वैसे भी आउटरीच प्रोग्राम में आउटरीच जो प्रोग्राम होता है ना, वो इट इज़ नॉट लिमिटेड जस्ट फॉर सीवियर पेशेंट्स। अच्छा, इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। अब आपका पेशेंट कहाँ आता है, वो है डिप्रेशन जी, और इवन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, वो भी आ सकता है। एक पेशेंट आता है कोई मेजर साइकेट्रिक इलनेस है, उसको कान में आवाज़ें आ रही हैं, उसको लग रहा है सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, मेरे रिश्तेदार में जो रहते हैं। तो जब ऐसे सिम्टम वाले हैं तो ये पेशेंट तो सब मिक्स होते हैं ना, तो यू हैव टू पिक अप द पिक्चर, और ऐसे पेशेंट्स को फिर वी हैव टू ब्रिंग देम टू आवर सेंटर एट किमाड़ी, और फिर जहाँ उनको प्रॉपरली एडमिट करके ट्रीट करते हैं। ठीक है। एंड डॉक्टर अजमल और सलीम अंकल, एनीवन कैन आंसर कि अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से कितना टाइम लगता है? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, आई विल बी वेरी रॉ एंड डायरेक्ट, इज अल्कोहल अब्यूज़। यहाँ पे रिहैब में अक्सर मैंने सुना है कि अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से भर्ती हो जाते हैं। तो कितना टाइम अंदाजन लगता है और कितनी कॉस्ट होती है? ये देखिए ये 1 to 1 वेरी करता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि एज से डिपेंड करता है। अच्छा, एक पेशेंट जो है समझ लें 30 इयर्स का है और अल्कोहल पी रहा है और उसको पीते हुए 5 साल हुए हैं, तो ही इज मैनेज वेरी इजीली। अच्छा, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ अभी भी बट यू हैव टू हैव इंटीग्रेटेड टीम। बट अगर एक पेशेंट है 60 इयर्स का हो गया है और अल्कोहल पीता रहा है, उसको डिमेंशिया भी हो रहा है, मेमोरी इम्पेयरमेंट भी हो रही है, उसकी वजह से उसका लिवर भी डैमेज हो गया है, अब उसकी जो सर्विस ट्रीटमेंट का जो क्राइटेरिया है उसमें फिजिशियन भी इन्वॉल्व हैं, उसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व है, उसका मैनेजमेंट इज़ वेरी डिफरेंट और प्रोग्नोसिस आर पुअर। तो जो यंग एडल्ट साइकेट्री जो पेशेंट्स होते हैं एडिक्ट्स के, वो यहाँ तो आइस बहुत कॉमन है, आइस लेते हैं लोग बहुत हैं, और अल्कोहल तो पीते हैं, लेकिन अल्कोहल पीते हैं तो वो अगर अर्ली आ जाते हैं तो दे कैन बी मैनेज वेरी इजीली। फिर क्या होता है कि प्रिवेंटिव के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ना, यू गिव देम मेडिसिन जिसको एंटी अब्यूज कहते हैं। अच्छा, कि वो आप दे दें और उसको पहले क्लीन कर दें बिल्कुल,
दिट विल टेक अबाउट 2 to 4 weeks। अच्छा, उसके बाद आप उसको काउंसलिंग करके समझा के साइको एजुकेशन दे के और वो दें। अच्छा, आप लोग काउंसलिंग भी करते हैं? काउंसलिंग बिल्कुल, हाँ। तो मतलब ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग सिर्फ रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर बिफोर दे लीव एज वेल काउंसलिंग होती है। दैट्स द यूनिक पार्ट कि भाई हम लोग उनको वापस मुआशरे में भेजते हैं ताकि वो कोई किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल, दे गो टू एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं लोग, मतलब ये सेंस कि सो फार एज द फैमिली इंश्योर्स कि वो मेडिकेशन जारी है, फॉलोअप जारी है। तो दैट इज द यूनिक पार्ट कि दूसरे अदारों में जहाँ साइकेट्रिक केयर देते हैं, रिहैबिलिटेशन में नॉट बी पार्ट ऑफ इट एज इट इज विद कारवान। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज PCRC, साइकेट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। और जो OPD है वो तो प्योरली लुक्स। तो एक और OPD है कोरंगी क्रीक में जो हमने यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के तावन से बनाया है। अच्छा, और वो भी चल रहा है। और वहाँ पे उधर के पेशेंट्स जो हैं कोरंगी क्रीक, कोरंगी, लांडी, वहाँ आते हैं 60 to 80 पेशेंट्स अ डे, और हमारी टीम वहाँ भी है। तो अदर देन द मेन कैंपस इन केवाड़ी, वी ऑल्सो हैव दिस OPD इन कोरंगी एंड 22 कैंप्स in and around Karachi. जबरदस्त। And you know, Uncle Salim, building on to this as well, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या हमारे माशरे में इस चीज़ की अवेयरनेस हुई है? क्या लोगों का इस चीज़ से पहले डिसोसिएट किया जाता था, अब क्या मान के उसके बारे में कोई अमल उस पर काम किया जाता है? बिल्कुल, क्या आपको लगता है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस फैली है कि वो फ़ौरन आ जाते हैं? पहले तो हमारी सोसाइटी में ये भी बहुत इशू होता है ना कि जिन चढ़ गया है, देयर इज अ लॉट ऑफ इलिटरेसी एज वेल, दिस इज अ नॉर्मल फैक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। एंड अब लोगों को आइडिया है कि नहीं ये सीजर है या ये एपिलेप्सी है या यू नो, आप सोचो 95 से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ पाकिस्तान में, तो यू नो अबाउट 30 years हो गए, तो अवेयरनेस बढ़ी है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट जी। और लोग मैरिटल काउंसलिंग के लिए आते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल आते हैं, बल्कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रहे होते हैं तो वो बच्चों को दिखाने के लिए और उनकी काउंसलिंग के लिए और उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लिए, उन सब चीज़ों के लिए आते हैं लोग। अच्छा। अपने बूढ़े वालिदैन हो जाते हैं और वो जिसे कहते हैं ना खिसक गया आदमी, बूढ़ा होता है, बुढ़ापे में आदमी खिसक जाता है, तो ऐसे लोगों को भी लेकर आते हैं। तो जब ये ऐसे पेशेंट आते हैं ना, तो ये इस रिहैबिलिटेशन का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ना जी, वो ये है कि यू कवर ऑल द एरियाज ऑफ हिज लाइफ, इंक्लूडिंग हिज फैमिली, हिज जॉब, हिज होम एंड हिज मेंटल स्टेट। अब उसके लिए यू हैव टू हैव अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, वो पूरी एक टीम है। हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पाकिस्तान में पहली बार लेकर आए जी। और ये हम न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हमारा प्रोग्राम था, जिसको कि हमने प्रेजेंट किया है दुनिया के तमाम फोरम्स में, फ्रॉम अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया टू and all over. नहीं, this I can vouch for. I know somebody जो कैरावान हयात की बेसिकली सर्विसेज यूटिलाइज कर चुके हैं, और वो खुद बहुत बेचारी हारी भी थी ज़िंदगी से कि उसको अपने फैमिली मेम्बर को छोड़ना पड़ रहा था वहाँ पे, बट हाउ उसको तसल्ली दी गई वाज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी नीडेड। बिल्कुल, कि आप फैमिली को कैसे सपोर्ट दे रहे हैं, और अगर ये बाहर के मॉडल पे सिस्टम बनाया है तो आई थिंक पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत थी और है और रहेगी इंशाल्लाह। मतलब वी नीड सक्सेस स्टोरीज। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे अबाउट a patient that has come recovered? आपको एग्जांपल की दे देते हैं, तो हाँ, मतलब नाम नहीं लेंगे, नाम की वो नहीं है, वो पाकिस्तान में है नहीं इस वक्त। वो एक डॉक्टर थी जी, और ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर था। अच्छा। और वो उसकी बच्चा पैदा हुआ और उसकी मेंटल इलनेस जो शुरू हुई उसी वक्त, तो वो बच्चे की डेथ हो गई। तो उन्होंने कहा कि वो शौहर ने कहा, और वहाँ के लोगों के व्यू ये था कि ये शायद इसने खुद ही मार दिया बच्चे को। अब वो हमें इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो तो जाहिर है मेंटल स्टेट नॉर्मल थी। वो आई हमारे पास 2-4 दफ़ा एडमिट हुई, उसको फिर हमने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में डाला और उसको पूरे इलनेस मैनेजमेंट एंड रिकवरी एक रिहैब प्रोग्राम है जो हम लोग हमारे यहाँ हम करते हैं। ठीक है। उस प्रोग्राम से उसको गुजारा, उसकी पूरी बीमारी की उसमें समझ पैदा की। वो एक्चुअली बाइपोलर थी, मैनिक फेज में भी चली जाती थी, डिप्रेसिव फेज में भी चली जाती थी, और उसको पूरा समझाने के बाद उसके बाद क्या किया हमने अपने ही हॉस्पिटल में उसको, क्योंकि डॉक्टर थी तो उसको हमने शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट दिया।
अच्छा। ये कह के कि तुम जो है तुम ये काम करोगी तो तुम्हें सैलरी मिलेगी, और सैलरी उसकी फैमिली दे रही थी। जब 3 महीने काम वो कर चुकी ना, तो उसके बाद उसने कहा कि उसको किसी तरह से पता चल गया ये बात। तो वो आई कहने लगी आप तो दे नहीं रहे, ये तो मैंने कहा देखें बैठे देखे ये जो सब कुछ किया ना, ये आपका रिहेबिलिटेशन का पार्ट था कि अब आप ताकि एक प्रोफेशनल ज़िंदगी गुजारने के करीब आए। अब फिर वो जब चली गई उसके बाद वो मेरी दूसरी एक क्लिनिक है वहाँ पर वो आती रही, और फिर पटेल हॉस्पिटल के अंदर उसने गायनी में जॉब करना शुरू कर दी, और गायनी में जॉब करती रही, आती रही, मेडिसिन खाती रही, सारी उसको अपने समझ में आ गई बीमारी जी। उसके बाद उसका रिश्ता आया, और वो रिश्ता जो था वो कनाडा से आया, कैनेडियन कोई डॉक्टर था या कोई क्या था। तो मैंने कहा कि भाई जिसको है उसको पूरी बीमारी बताना पड़ेगी, छुपा के नहीं कर सकते। Of course. फिर उनको बताया, सारा किया, एंड देन शी टुक द मेडिसिन एंड शी हैज़ गॉन टू कनाडा एंड शी इज़ लिविंग हैप्पीली देयर। How nice. हम बात कर रहे हैं आपकी मेंटल हेल्थ की आज, एंड यू नो ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, और कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशंस आती हैं, मगर इन चीज़ों को भी आगे बढ़ाने के लिए हमें इनोवेशन चाहिए होती है। टेली मेडिसिन हो गई, और यू नो काफ़ी दफ़ा इन चीज़ों की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में भी सोचना होता है। तो सलीम अंकल, आई एम गोना कम टू यू एंड आस्क यू कि हम किस तरीके से मेक श्योर करते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड और हम वन स्टेप अहेड ऑफ द कर्व रहें। बिल्कुल, तो हम बेसिकली अपने आप को बेंचमार्क करना चाहते हैं विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मार्केट में है। तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे हमने MOUs किए, मेमोरेंडम्स विद अदर इंस्टीट्यूशंस, कहीं से हमें एक सेक्टर की सपोर्ट मिलती है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली चूँकि हम लोग खुद ये 1980 से करते आ रहे हैं और 2004 में ज़्यादा हमारी फुटप्रिंट बढ़ गई है, हमारे पास माइनफील्ड है ऑफ डेटा कि किस कम्युनिटी में, किस सेगमेंट में किस किस्म की एफ्लिक्शंस हैं, मेंटल एफ्लिक्शंस हैं। और जहाँ तक पहले बात हुई थी स्टिग्मा की कि इज़ इट स्टिल देयर और इज़ इट कमिंग डाउन, और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं कि यस वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम इस तरह कर रहे हैं कि हमारा ERP पूरा न्यूअर सिस्टम इज़ गोइंग टू कम ऑनलाइन, क्लाउड बेस्ड। उसके बाद वो सारा डेटाबेस वहाँ होगा। हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स करते हैं ताकि अवेयरनेस बढ़े, और उसमें कारवान आई मीन ही इज़ द लीड स्पीकर। अभी हमारी एक साइको सोशल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है जनवरी में। आपसे तो बात करके वैसे ही लोग रिलैक्स फील कर लेते होंगे। बिल्कुल, तो ऑब्वियसली इट्स ऑल देयर। यस, अब फ्यूचर में हम AI की बात हो रही है और दूसरी चीज़ों की बात हो रही है कि वुड देयर बी टूल्स अवेलेबल कि हम ये अपने assessments, diagnosis और treatment और इसको benchmark। you know सलीम अंकल, building on to what you just said as well, पाकिस्तान में रिसर्च का एक हमेशा इशू रहता है। हमें पता नहीं होता कि फॉर इंस्टेंस कितनी दफ़ा डॉक्टर्स आते हैं, हमें नंबर्स नहीं पता होते ब्रेस्ट कैंसर के और डायग्नोसिस की, इन चीज़ों के। तो आप लोग जब एक ओवरऑल डेटा देखते हैं तो यू हैव एन आइडिया कि इतनी एपिलेप्सी है या इतना सीजर्स हैं या इतना मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, अब मुझे और मेंटल इलनेसेस याद नहीं आ रही, या स्किज़ोफ्रेनिया है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, ऑल ऑफ दीज डिजीजेज। सो डू यू हैव दैट डेटा? हमें पाकिस्तान की सिचुएशन पता चलती है सही तरीके से? पाकिस्तान की इतना मैं नहीं कह सकता, बट जो कारवान में पेशेंट्स आते हैं उन सब के बेसिस में जो हमने स्लाइस और डाइस करके डेटा है वो अवेलेबल है। इफ़ यू गो टू आवर वेबसाइट www.keh.org, वहाँ हमारी एनुअल रिपोर्ट्स लगी हुई हैं 2024, 23, 22, और उन सब में डेटा दिया हुआ है कि कितने किस एज सेगमेंट 21 to 80 में, और क्या व्हाट आर दे सफरिंग फ्रॉम all these disorders, anxiety, depression, bipolar syndrome, पूरा उसमें tabulated है। तो वो डेटा है हमारे पास है, और उस पर जो रिसर्च कर रहे हैं और हम मैपिंग कर रहे हैं, और इस वक्त डॉक्टर साहब एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं गिजरी के इलाके में जी। और इसमें साउथ डिस्ट्रिक्ट साउथ के। अच्छा, तो ये सब डेटा हमें बताएगा कि किस टाइप ऑफ एफ्लिक्शन और क्या, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर एज वेल इन पाकिस्तान, राइट? अच्छा, मैं आपसे इन द एंड ये एक सवाल पूछना चाहूँगी कि फंडिंग स्ट्रेटजी क्या है, आप लोग किस तरीके से बैलेंस करते हैं? हाउ इज इट दैट यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर फंड्स एज वेल कि हम इस काम को और बेहतर कर सकें? तो इसमें तो मैं यही कहूँगा, साथ दें कारवाने हयात का। जी, बिल्कुल, ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जो कि ज़हनी अमराज से जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और माशाल्लाह हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं और हमारे रिपीट डोनर्स हैं, मैं उनका इस फोरम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से हमें न सिर्फ डोनेशन इन काइंड मिलती है बल्कि डोनेशंस मिलती हैं।
सोलराइजेशन के लिए, और काफ़ी और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आरओ प्लांट लगा हुआ है और बेसिकली ये हमारी कॉस्ट कम कर देता है। केपीटी हमें पानी दे रहा है, केपीटी के हॉस्पिटल के साथ हम मुंसलिक हैं, और फिर हमारे पेशेंट्स वहाँ जाके जीपी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। बट मोर ऑफ ऑल अपील ये है कि जो आपके ज़कात, सदकात और डोनेशंस आप कारवानी हयात की तरफ जो देंगे, हाँ, वो बिल्कुल मुफीद कारआमद लोगों पे खर्च किए जाएंगे। और ऑडिट होता है। हाँ, हम सेक्शन 42 कंपनी है, SCCP से सर्टिफाइड, PCP फिलैंथ्रोपी सेंटर ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन से वी आर द ओनली लाइसेंस्ड इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमारे पास इन पेशेंट्स भी हैं और आउट पेशेंट्स भी हैं। फर्स्ट वन तो वो हमें 2024 में मिली। लाइसेंसिंग इज डिफरेंट देन रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड तो हम पहले से थे। अच्छा। तो ये सब इसलिए कि हम वो जो काम कर रहे हैं लोगों ने देखा है कि ये बड़ा मुफीद है। और किस तरह कर रहे हैं? इस तरह डोनेशन से कर रहे हैं, ग्रांट से कर रहे हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से आप लोगों को एक साल के अंदर विद द नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट यू हैव, हाउ मच फंडिंग वुड यू यूजुअली नीड, कि ताकि लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो सो दे कैन मेक द करेक्ट कंट्रीब्यूशन? जी, उसमें देयर इज नो एंड लाइन। जैसे कहते हैं ना, क्वालिटी हैज नो फिनिश लाइन, डोनेशंस हैव नो फिनिश लाइन। बट खर्चे के हिसाब से आई कैन टेल यू दैट एक चैरिटी पेशेंट, एक पेशेंट जो एडमिट हो जाता है, एक दिन का खर्चा तकरीबन 4000 रुपीज़ है, विच इंक्लूड्स कंसल्टेंसी, मेडिसिन, हिज बेड, हिज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मील्स आर फ्री। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर 70 पेशेंट्स मेल वार्ड में हैं और 30 पेशेंट्स फीमेल वार्ड में हैं, जिसमें से 96% है चैरिटी, तो कितना वो है। तो ऑल 6% इज चैरिटी, वो अगला 4% कितना उठा लेगा?